हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर, जहां पर मैं खास तौर पर बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ संगीत के विषय पर। चाहे वो प्रैक्टिकल की बात हो या फिर थियरी की बात चल रही है हमारी भैया 10th क्लास के म्यूज़िक के सिलेबस को लेकर के। तो यहाँ पर एक बात कॉमन है, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो, कोई भी क्लास हो या BA MA तक, तो हमें राग परिचय लिखना होता है। एक क्वेश्चन आता है, वो आगे तक चलेगा आपके, अगर आप MA भी करते हो म्यूज़िक में तब भी जा करके आपको राग का परिचय तो आपको बताना ही पड़ता है। और क्वेश्चन आता है राग परिचय ताल परिचय। तो राग का परिचय क्या है? राग है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी सिंगिंग स्टाइल जो है वो गाई जाती है। एक राग है, राग के अंदर जैसे मान लीजिए आप ध्रुपद गा रहे हो, धमार गा रहे हो, ख्याल गा रहे हो, कुछ भी गा रहे हो, ठीक है। राग का परिचय, जिस राग में वो गायन शैली गाई जा रही है उस राग की खासियत क्या है, उसका परिचय हम कैसे देंगे, उसको गाएंगे तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उस राग के लिए हमें नॉलेज जो चाहिए वो किस किस की होनी चाहिए, राग के अंतर्गत जो जो चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सबसे पहले जब आप राग परिचय लिखते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो राग परिचय लिखने के लिए हमें चाहिए, जैसे कि मान लो मैं आपके बारे में जानना चाहूँ या आप मेरे बारे में जानना चाहें, तो मैं अपना मतलब परिचय कैसे दूंगा आपको, कि मेरा अपना नाम बताऊंगा, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम, मेरी माता का नाम, ठीक है, मेरी वाइफ है तो वाइफ का नाम, बेटे का नाम, जो भी मतलब मैं बताना चाहूँ। उसके बाद एड्रेस क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बहुत सारी हेडिंग होती है। तो ये हेडिंग जो है सबके लिए सेम होती है, कोई भी राग हो, एक राग नहीं, चाहे आप हज़ारों राग जो भी रागें बनी हैं उन सब के को लिखने के लिए, उनको गाने के लिए, परिचय उनका जानने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि नाम बदल जाता है, पिता का नाम बदल गया, माता का नाम बदल गया। मान लो आप आपके पिता परिचय दे रहे हैं, आपकी माता अपनी परिचय दे रही है, आपका दोस्त आप अपना परिचय दे रहा है, आप अपना परिचय दे रहे हो, आपकी बहन दे रही है परिचय, कोई भी परिचय, कोई भी आपका सगा संबंधी परिचय देता है, तो हेडिंग सेम रहती है, नाम, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, माता का नाम, पिता का नाम, जो भी है वो सारी हेडिंग्स रहती है, लेकिन नाम बदल जाता है बस उस इंसान का, उस व्यक्ति का जो अपना परिचय दे रहा है। क्लियर? तो ऐसे ये जो परिचय है इसके अंदर राग राग का परिचय मैं दे रहा हूँ, राग के नाम बदल जाएंगे लेकिन चीज़ें सेम रहेगी, यही परिचय होता है, यही हमें समझाना पड़ता है। तो आज मैं कुछ अलग तरीके से आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना, संडे का दिन है, बड़े आराम से मैं इत्मीनान से आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि राग का जन्म होता है, राग कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि बस वो सीधा उत्पन्न हो गया। तो राग उत्पन्न होता है थाट में से। तो राग का परिचय लिखेंगे तो राग किस थाट से है, उस राग का थाट क्या है। 10 थाट होते हैं, 10 थाट में से एक राग का थाट होगा, ठीक है। 10 थाटों में से एक थाट ऐसा होगा जो उस राग का है, जो भी हम करने वाले हैं। उस राग के थाट के बारे में पता चल गया तो हम आगे चलेंगे। राग का आरोह क्या होता है? आरोह का अर्थ होता है असेंडिंग ऑर्डर। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, सारे गामा पा धा नी सा लिखते हैं तो ये ऊपर की ओर स्वर जाते हैं तो उसको आरोह बोलते हैं। अवरोह होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, कि जब हम वापस जब स्वर को उतारते हैं। पकड़ का अर्थ होता है ऐसा स्वर समूह जिससे राग की पहचान होती है, ऐसा स्वर समूह हमें लिखना पड़ेगा जिससे राग की पहचान होती है। देखो मेरे पास पूरे नोट्स हैं, मैं 10th क्लास का बताने वाला हूँ तो इसके अंदर आज सब कुछ बताने वाला हूँ मैं। तो अभी थोड़ा सा वीडियो देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद ही करें, जल्दबाजी मत करें। आप सोचते हो कि बस आपने वीडियो देख लिया और बस आपको नंबर मिल जाए तुरंत। हर चीज़ को समझने का एक तरीका होता है, सिर्फ नंबर के लिए मत खेलो, आपको उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। आप सोचो बस नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाए, नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप चाहे किसी भी कॉपी में से या बुक में से उठा करके देख लो, लेकिन खुद से समझ करके लिखने का जो मज़ा है ना वो अलग बात होती है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये हेडिंग है, इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो आप, ये हेडिंग्स आपको चाहिए राग लिखने के लिए। इनमें से एक दो हेडिंग अगर कम हो भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 5 हेडिंग कम कर दी, सिर्फ 7-8 लिखा है तो आपको नंबर कट करके ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का आता है। 2 राग भी पूछ सकते हैं 3-3 नंबर में, तब भी 6 नंबर का बनेगा, लेकिन 6 नंबर का आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो इसको तो आप बिल्कुल फिक्स कर लो, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। राग का परिचय हम लिख रहे हैं, थाट पता चल गया, आरोह अवरोह पकड़, ऐसा राग, ऐसा स्वर समूह जिससे राग की पहचान हो रही है। राग सामने तो राग गाने का एक समय होता है, गायन समय। राग में स्वर कौन कौन से लगे हैं ये वो बताएगा, कि स्वर हेडिंग डालकर कि राग में सारे स्वर शुद्ध लगे हैं, कोई कोमल लगा है या तीव्र लगा है, वो सब हम बताएंगे। वर्जित स्वर होता है जो राग में नहीं लगता, जो स्वर राग में नहीं लगता, मान लो सारे गामा पा धा नी समय से नी स्वर नहीं लगा तो वो वर्जित हो गया, तो नी स्वर यहाँ पर हम लिख देंगे, वर्जित स्वर नहीं। जाति का मतलब होता है कि उसके राग के आरोह और अवरोह में कितने कितने स्वर लगे हैं, ठीक है। जाति राग में लगने वाले संख्या का बोध कराता है, बताता है कि जाति राग में कितने स्वर लगे हैं, उसके आरोह अवरोह में कितने, उसकी जाति क्या है। वादी
वादी स्वर वो होता है जो राग में सबसे ज़्यादा गाया जाता है, बार बार गाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, राग का राजा कहलाता है ये। उसके बाद हम बात करेंगे संवादी स्वर। संवादी स्वर वो होता है जो राजा का मंत्री होता है, जैसे राजा का काम सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद मंत्री का काम होता है, वैसे राग में वादी स्वर का काम सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद जो संवादी स्वर है उसका वादी के बाद में और बाकी सभी स्वर जो अनुवादी स्वर जो बच गए उन स्वर से ज़्यादा होता है। समप्राकृतिक या मिलता जुलता राग। समप्राकृतिक का अर्थ होता है कि जिसकी प्रकृति समान हो या मिलता जुलता राग, मतलब जिस राग का हम परिचय करने वाले हैं, या भोपाली का, खमाज का, वृंदावनी, सारंग का, तो उसके जैसा मिलता जुलता राग कौन सा है वो इस हेडिंग में हमको नाम लिखना है। अंग का अर्थ होता है कि कौन से अंग में है। दो तरह के अंग होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ आपको, मैं आपको बताऊँ तो किस तरह से हम ये समझेंगे, अंग किस तरह से समझेंगे हम। अंग इस तरह से समझेंगे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से हम स्वर को बांट लेते हैं दो हिस्सों में। तो ये हो गया पहला पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पूर्व अंग, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम उत्तर अंग। ये पूर्व अंग हो गया, ये उत्तर अंग हो गया। अब हमें ये देखना है कि वादी स्वर, जो वादी स्वर है वो वादी स्वर सा और माँ के बीच में है या फिर पा और सा के बीच में, मतलब ऊपर की ओर है। अगर वादी स्वर इस अंग में हुआ, सारे गामा में से कोई हुआ, तो वो पूर्व अंग का राग कहलाएगा। और अगर वादी स्वर इस अंग में से हुआ, मतलब पा धा नीसा में से हुआ ऊपर वाले, तो उत्तर अंग का वादी स्वर कहलाएगा। मतलब उत्तरांगवादी राग, पूर्वांगवादी, पूर्व प्लस अंग, उत्तर प्लस अंग, तो ये बन गया भैया हमारा पूर्वांग और ये बन गया हमारा उत्तरांग, ठीक है। ये वादी इसमें ऐड हो जाएगा, पूर्वांगवादी या फिर उत्तरांगवादी, कि राग का कौन सा, राग का वादी स्वर कौन से अंग में है, बस हमें ये देखना है, पूर्वांगवादी या उत्तरांगवादी। तो हमें यहाँ पर यही लिखना है कि पूर्वांगवादी है या फिर ये उत्तरांगवादी राग है, बस इतना लिखना है कि ये पूर्वांगवादी राग है या उत्तरांगवादी है। कारण लिखो या मत लिखो, नंबर पूरे मिलेंगे। न्यास के स्वर होते हैं जिन स्वरों पर ठहराव दिया जाता है, जिन स्वरों पर रुका जाता है, वो न्यास के स्वर होते हैं। हर राग के अंदर कुछ विशेष ऐसे स्वर होते हैं जिनके ऊपर रुका जाता है। अंत में हम लिखेंगे विशेषता या कुछ विशेष बातें, ठीक है। आप ये भी हेडिंग डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो। विशेषता का अर्थ हुआ कि उस राग से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो कुछ विशेष महत्व रखती है। तो मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा रागों की तुलना, जो कि 10वीं क्लास के लिए है। राग भोपाली, वृंदावनी और खमाज के बारे में, वृंदावनी, सारंग और खमाज के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था राग आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, जैसे मैंने ऐसे बनाए हैं। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको सीख सकते हो। कॉलम बनाने के बाद आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ऊपर राग, राग चाहिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। राग भोपाली, वृंदावनी, सारंग और खमाज। थाट भोपाली का कल्याण होता है, वृंदावनी सारंग का काफ़ी होता है और खमाज का खमाज। ये अपने ही राग, अपने ही थाट पर आश्रित है, इसलिए इसको आश्रित राग भी कहते हैं। जो आश्रय राग होते हैं, आश्रय राग का अर्थ होता है जो अपने ही थाट से निकल के जाए उसको। आरो सा रे गा पा धा सा, इसमें माँ और नी नहीं लगता, ठीक है। इसका अवरोह है सा धा पा गा रे सा। वापस उल्टा करेंगे, माँ और आपको नी को नहीं लगाना है। माँ और नी देखो यहाँ पर वर्जित है लिखा हुआ है, माँ और नी वर्जित है, तो वर्जित है तो सीधी सी बात है, माँ और नी वर्जित है तो सारे गामा पा धा नी में से माँ और नी हटा देंगे। पकड़ क्या है, सा रे गा पा रे गा रे सा धा सा रे गा रे सा, सा रे गा पा रे गा रे सा धा सा रे गा रे सा, ये इसकी पकड़ है। उसके बाद यहाँ की हम आरोह अवरोह देख लेते हैं। राग वृंदावनी सारंग की, राग वृंदावनी सारंग में भी 5 स्वर होते हैं, लेकिन इसके अंदर गा और धा वर्जित होता है, यहाँ पर मा और नी वर्जित होता है। तो गा और धा का वर्जित हटा करके हम क्या करेंगे, नी क्यों है, नी के नीचे डोट है, मंद्र सप्तक के नी से इसकी शुरुआत होती है। मंद्र सप्तक का नी, सा रे मा पा नी सा, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अवरोह में हम जो इसको लिखेंगे इसका उल्टा कर देंगे, लेकिन अवरोह में नी कोमल हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। सा नी पा मा रे नी सा, ये इसका अवरोह है और इसका पकड़ जो है नी सा रे। मतलब ये आपको क्या करना है, ये नी सा इसका हटा देना है और इसका सा हटा देना है। इसका नी सा हटा दो और इसका सा हटा दो और इन दोनों को यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पा तक और नी से लेकर सा तक आपस में जोड़ दो। तो नी सा रे मा पा, नी पा मा रे नी सा, ये आपका इसका पकड़ आ जाएगा। अब यहाँ पे खमाज में बात करते हैं। खमाज में जाते हुए नी शुद्ध लगता है और आते हुए नी कोमल लगता है, एज इट इज़ जो राग वृंदावनी सारंग है उसके जैसा ही राग खमाज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जाते हुए रे को भी हम वर्जित कर रहे हैं। तो सा गा मा पा धा नी सा, आरो सा नी कोमल धा पा मा गा रे सा, ये इसका अवरोह हो गया। और पकड़ है नी कोमल नी धा, क्योंकि ये
आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, नी धा मा पा धा, एस, एस का मतलब होता है आंदोलन हो रहा है, मा पा धा थोड़ा आंदोलित हुआ, मा पा धा मा गा पा मा गा रे सा, ठीक है, ये आपका खमाज हो गया इसका पकड़। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हम गायन समय के बारे में। गायन समय है रात्रि का प्रथम पहर, मतलब रात्रि का जो प्रथम पहर है उसमें गाया जाता है इसको। इसका वृंदावनी सारंग का दिन का द्वितीय प्रहर है और खमाज का रात्रि का द्वितीय प्रहर है। तो बड़ा आसान है, रात्रि का प्रथम प्रहर ये तो बिल्कुल अलग हो गया, इसका दिन का दूसरा प्रहर हो गया और इसका रात का दूसरा प्रहर, दिन और रात को बदलना है और आपको आ जाएगा। उसके बाद स्वर, इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, देखो कहीं पर भी कोई भी कोमल वगैरह नहीं लग रहा। इसमें दोनों नी का प्रयोग किया जाता है, आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। एज इट इज़ यहाँ पर भी यही है, इसमें भी दोनों नी का प्रयोग किया जाता है, आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों सेम हो गए, ये थोड़ा अलग है, इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। वर्जित स्वर, इसमें मा और नी वर्जित है, इसमें गाधा वर्जित है। जो राग वृंदावनी सारंग है, वृंदावनी सारंग में गाधा वर्जित है और राग खमाज में आरोह में रे वर्जित है, बाकी स्वर पूरे लगते हैं। जाति इसकी ओढ़व ओढ़व, जिन रागों में के आरोह में, मतलब जिन रागों में 5 स्वर लगे वो ओढ़व जाति होती है, जिसमें 6 स्वर लगे वो षाढ़व जाति होती है और जिसमें 7 स्वर लगे वो संपूर्ण। तो आढ़व, ओढ़व, षाढ़व और संपूर्ण तीनों यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो ओढ़व ओढ़व का अर्थ ये हो कि सारे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, जो हमने किया है। माँ और धा नहीं, माँ और नी नहीं है, तो इसका मतलब 5 स्वर लगे हैं। तो ओढ़व ओढ़व है, इसकी ओढ़व ओढ़व है, आरोह अवरोह में भी इसमें ओढ़व ओढ़व है। और राग अगर हम खमाज की बात करें तो षाढ़व संपूर्ण, जाते हुए रे वर्जित हो जाता है। तो रे वर्जित होने के बाद 6 स्वर बचते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो षाढ़व 1 2 3 4 5 6 7 और संपूर्ण, तो ये संपूर्ण षाढ़व संपूर्ण हो गया। वादी स्वर जो राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, यूज़ होता है, वादी स्वर भोपाली का गा है, वृंदावनी सारंग का रे है और खमाज का गा स्वर है। संवादी स्वर जो है वो भोपाली का धा स्वर है और वृंदावनी सारंग का पा स्वर है और खमाज का नी स्वर है। तो इसका गाधा हो गया भोपाली का, वृंदावनी सारंग का रेपा और खमाज का हो गया गानी। संप्राकृतिक राग, संप्राकृतिक राग इसका देशकार है भोपाली का, वृंदावनी सारंग का सूर मल्हार और खमाज का है तिलंग। अंक की बात करें, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि पूर्वांगवादी राग और पूर्वांगवादी राग तीनों ही पूर्वांगवादी राग है, क्योंकि इनका वादी स्वर जो है रे गा है। तो ये सारे के सारे पा से इस तरफ है, माँ गा रे सा में से एक है। तो ये आपका पूर्वांगवादी। न्यास के स्वर सागापा, सारेपा और सागापा, ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हो। उसके विशेषता हम बात करेंगे। सबसे पहले हम भोपाली की विशेषता पढ़ रहे हैं। इस राग का चलन मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में, मतलब ये कि जो ये राग है वो गाया जाता है ज़्यादा मंद्र और मध्य सप्तक के बीच में ज़्यादा गाया जाता है। मंद्र मध्य सप्तक के बारे में है, मंद्र और मध्य सप्तक के बीच में ज़्यादा गाया जाता है। तो इस राग का चलन मंद्र और मध्य सप्तक में किया जाता है। इसे कल्याण थाट से इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें पा रे की स्वर संगति लगती है। पा और रे के बीच में मींड है और इसकी स्वर संगति लगने के कारण इसको कल्याण थाट से माना जाता है, नहीं तो ये देशकार की तरह बिलावल थाट से हो सकता था। आगे देखते हैं नंबर 3। इसमें ठुमरी गायन नहीं होता, लेकिन छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल और तराना आदि गाया जाता है। नंबर 4 पर हिंदुस्तानी संगीत में इसे भोपाली और कर्नाटक संगीत में इसे मोहनम के नाम से जानते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भोपाली को कर्नाटक संगीत में कौन से दूसरे नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर मोहनम के नाम से जानते हैं। राग वृंदावन सारंग की विशेषता पढ़ रहे हैं। इसके आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी लगता है, ये दोनों में बराबर बात है। इस राग के आरोह की शुरुआत मंद्र सप्तक के नी से होती है। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल और तराना आदि गाए बजाए जाते हैं। बात करें खमाज की, खमाज यह चंचल प्रकृति का राग है। इसमें छोटा ख्याल, टप्पा, ठुमरी आदि गाए बजाए जाते हैं। टप्पा भी एक सिंगिंग स्टाइल है, टप्पा, ठुमरी आदि गाए बजाए जाते हैं। इस राग में बड़ा ख्याल गाने का प्रचलन नहीं है, बड़ा ख्याल खमाज राग में गाने को नहीं मिलता। यह अपने ही राग का आश्रय राग है, अपने ही थाट का आश्रय राग है। जो अपने ही थाट से जन्म ले लेता है वह है उसी थाट के ऊपर आश्रित हो जाता है, क्योंकि यह राग थाट खमाज थाट से ही लिया गया है। इसके आरोह में रे वर्जित है, लेकिन ठुमरी गाते समय कभी कभी रे का प्रयोग भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है रागों की तुलना इस तरह से याद करें। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि हम मतलब सब भोपाली का अलग करवाओ, ये अलग करो, ये अलग करो। इसको समझ लो, समझने के बाद इसका एक अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धीरे धीरे मैं इसको ऊपर करके दिखा रहा हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये आज हमने बात कर ली है यूनिट 3 के बारे में बात करें। 3.1 की हमने बात की है, जो कि है राग परिचय के बारे में, कि राग परिचय हम इसको देखें, राग परिचय हम कैसे इसको समझ सकते हैं, राग परिचय लिखने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, वो है हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो कि है ताल परिचय के बारे में। 3 तालें हमारे पास है। एक तो ताल रूपक है, ताल रूपक के बाद हमारी आती है 4 ताल। ठीक है, और 4 ताल के बाद आती है हमारी तिलवाड़ा ताल। तो रूपक, 4 ताल और तिलवाड़ा मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं। तो ताल रूपक के लिए हमें क्या बताना है, सबसे पहले इसकी 7 मात्राएं होती है, तो आपको इस तरह से बांट लेना है। तो 1 2 3
4 5 6 7, मतलब 3 विभाग इसके हो गए। 1 2 3 7 मात्राएं, 3 विभाग इसके होते हैं। तो पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं और तीसरे विभाग में भी 2 मात्राएं होती हैं। इसके बोल होते हैं, मात्रा लिख लिया अपने, बोल होते हैं तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। चिन्ह का मतलब होता है एक्स, एक्स का मतलब 0 2 और 3, इनका मतलब होता है, एक्स का अर्थ होता है कि जहाँ से सम होता है, जहाँ पर ताली होती है, पहली ताली को एक्स कहते हैं। और सम भी होता है जहाँ से ताल का आरंभ हो रहा है और जहाँ पर ताल का समापन हो रहा है उसको एक्स बोलते हैं। कभी कभी यहाँ पर जो विद्वान है कुछ 0 भी मानते हैं, मतलब खाली, 0 का अर्थ हुआ खाली। तो मतभेद है, कोई कहता है इसमें ताली है, कोई कहता है खाली है, तो दोनों ही सही है। तो आपको दोनों के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। ये हो गया आपका 1 गुण, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 गुण। 2 गुण में भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखना है। तो इसमें 2 गुण में का मतलब होता है कि एक मात्रा पर 2 मात्राएं हो जाएंगी, एक मात्रा पर ताल के 2 शब्द हो। तो ये 3 3 उठ करके यहाँ आ गया, देखो 3 3, इसका काम खत्म हो, उसको बंद किया, तो क्या बच गया हमारे पास, नाधी। तो नाधी उठाया और इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर बच गया नाधी, नाधी उठा करके हमने यहाँ लिख दिया, बच गया ना। तो ना उठाया और ना के बाद हमने वापस हाथ हटाया, तो क्या मिला हमें, 3 मिला। तो दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख दिया। उसके बाद तिन्ना धिन्ना और धिन्ना, ये हमारा हो गया 2 गुण, ठीक है। इसके बारे में हम इसको पढ़ लेते हैं कि किस हिसाब से हमने इसको याद करना है। तो इसका परिचय इस तरह से है, ये भी आपका 6 नंबर का आ सकता है। 2 ताल भी आ सकती है, 1 ताल भी आ सकती है। 2 ताल भी आएगी तब भी आपका 6 नंबर का आएगा। 1 ताल भी आएगी, अगर मेहरबान हो गया एग्जामिनर तो 1 ताल ही दे देगा सिर्फ, या दोनों में से एक करने को देगा। आप उसमें आपको परिचय भी लिखना है और उसके 1 गुण 2 गुण 3 गुण चौगुन भी बतानी है, वो भी बतानी है। चौगुन भी पूछ सकते हैं। चौगुन में क्या होगा, चौगुन में 4 मात्राएं एक साथ इकट्ठी होकर के 1 पर आ जाएगी। फिर उसके बाद 3 मात्रा और 1 काउंटिंग करनी है, 1 2 3 और 1 4, मतलब जो 4 मात्रा आपने लिख दी है, जो भी मात्राएं आपने लिख दी है उन मात्राओं का काम खत्म हो चुका है, आप आगे चलो। ऐसा नहीं कि कई बार गलती क्या करते हैं, मान लो तिगुन पूछ लिया, तिगुन में क्या होगा, 3 3 ना, अगले में 3 आधी कर देते हैं लोग बच्चे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर 3 3 ना के बाद आएगा धी ना धी, फिर 1 के साथ 2 की कमी पड़ रही है तो यहाँ से 2 उठा लेंगे, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 1 को उठा लेंगे, फिर ये 3 आ गया और ये 3 आ गया। तो ये हो गया अपना तिगुन। चौगुन कैसे समझे, चौगुन भी ऐसे समझते, देखो चौगुन में 4 3 के साथ 1, ठीक है, ये 4 हो गए। फिर यहाँ से 4, 2 के साथ 2, फिर 4, 1 के साथ 3, फिर ये 4। अगर ऐसा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये 2 गुण हो गए। यहाँ पे पढ़ेंगे इसका परिचय हम पढ़ रहे हैं। मात्राएं 7 मात्राएं और 3 विभाग होते हैं रूपक ताल के अंदर। इसमें पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में और तीसरे विभाग में 2 2 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर सम और खाली दोनों दिखाए जाते हैं, दोनों होते हैं। चौथी मात्रा पर दूसरी ताली और छठी मात्रा पर तीसरी ताली होती है। यह तबले की बजने वाली तालें तबले पर बजती है। इसका प्रयोग तबले पर स्वतंत्र वादन के रूप में किया जाता है। ख्याल गायन, गीत, गज़ल, भजन तथा भाव संगीत आदि के साथ संगत में खूब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो है मतलब तबले की ताल है और स्वतंत्र रूप से इसको बजाया जाता है। ख्याल गायन शैली में, गीत में, गज़ल में, भजन में, भाव संगीत में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इस ताल का, ठीक है। इसकी लय मध्य होती है। व्यवहार में कुछ लोग इसकी प्रथम मात्रा पर खाली दिखाते हैं, परंतु शास्त्रीय नियमों के अनुसार भारतीय प्रत्येक ताल की पहली मात्रा पर उस ताल का समय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि विद्वानों के मत हैं, कोई कहता है कि पहली मात्रा पर ताली है, कोई कहता है पहली मात्रा पर खाली है। तो यहाँ पर ताली खाली दोनों दिखाते हैं। दुगुन और तिगुन मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है जी 4 ताल, ठीक है। 4 ताल के अंदर 12 मात्राएं होती हैं, इसके 6 विभाग होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 उनको बांट दिया गया है, 2 2 मात्राओं के 6 विभाग होते हैं। इसके बोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते हैं ना। उसके बाद चिन्ह, पहले पे ताली, ठीक है, ये x है और ये 0 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 3 है और ये 4 है। ऐसे यहाँ पर x है, 0 है, 2 है, 0 है, 3 है और 4 है। मतलब सम, जहाँ से ताल शुरू हुई है खाली, दूसरी ताली, सम के बाद पहली ताली के बाद दूसरी ताली, 2 का मतलब दूसरी ताली, 3 का मतलब तीसरी ताली, 4 का मतलब चौथी ताली। तो 4 तालियाँ होती हैं और 2 खाली होती है। 4 ताली 2 खाली, ठीक है। ये एज इट इज़। अब देखो इसके शब्द देख लो। धा धा, दिन ता, किट धा, दिन ता, तिटकत, गतिगन। धा धा, दिन ता, किट धा। इतना करने के बाद ये दिन ता फिर से रिपीट होगा, तिटकत, गतिगन, इस तरह से आपको लिखना है। इसकी जो दुगुन है वो धा धा, दिन ता, किट धा, दिन ता, तिटकत, गतिगन। 6 मात्रा पर फिर से आ जाएगा, धा धा, दिनता, किटधा, दिनता, तिटकत, गतिगन। ये आपको समझ लेना। ये हो गया आपका 4 ताल। 4 ताल के हम पढ़ के दिखाएंगे 4 ताल किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इस ताल में 12 मात्राएं होती हैं, 2 2 विभाग होते हैं, 6 विभाग होते हैं। अब 2 2 मात्राओं के 6 विभाग, 4 विभाग भरी मतलब ताली के होते हैं और 2 विभाग खाली के होते हैं, ठीक है। ताली का कौन कौन सा विभाग होता है? ताली का विभाग होता है दूसरा और चौथा, ठीक है। बाकी सब उसमें
ताली होती है, सब में बाकी में खाली होती है। इस ताल की पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली होती है, तीसरी व सातवीं मात्रा पर खाली दर्शाया जाता है। यह पखावज पर बजने वाली ताल है, पखावज पर चलती है ताल, ठीक है। इस ताल का प्रयोग ध्रुपद अंक की गायन शैली के साथ इतना अधिक होता है कि लोग इसे ध्रुपद ताल के कह देते हैं। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्रुपद ताल किसको कहा जाता है? ध्रुपद ताल कहा जाता है चार ताल को। इस ताल का प्रयोग पखावज पर स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इसका वादन मध्यलय में होता है और इस ताल की एक गुण में दुगुन इस प्रकार से, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं तिलवाड़ा। तिलवाड़ा जो ताल है ये 16 मात्रा की ताल होती है, ठीक है। इसके लिए हम 16 मात्रा लिखेंगे। यहाँ पर इसके 4 विभाग होते हैं, तो 4 4 4 4 के हिसाब से ताली खाली पहले विभाग में ताली, दूसरे विभाग में दूसरी ताली, ठीक है, सम दूसरी ताली, और नौवें विभाग में खाली, और तीसरे विभाग में मतलब तीसरे विभाग में आपका हो गया खाली, और चौथे विभाग में आपकी हो गई तीसरी ताली। तो यहाँ पर हमने शब्द किस तरह से देख रहे हैं, धा तिरकिट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन शब्दों को देख लेना है। इन स्वरों को हमने देखा तो धा 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 तिरकिट धिन धिन, बस इसको याद कर लो, धा तिरकिट धिन धिन। तो ये धा फिर से यहाँ रिपीट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा धा धा। इस धा को तय में बदल देंगे तो धा धा तिन तिन हो गया, ठीक है, धा धा तिन तिन। तो धा तिरकिट धिन दिन, धा धा तिन तिन, इसको याद कर लो आप, धा तिरकिट धिन दिन, धा धा तिन तिन, धा तिरकिट धिन दिन, धा धा तिन तिन। इसके बाद ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसका मैं पैटर्न बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो धा है ना, ये धा, इसको हम बना देंगे ता। यहाँ पर हमने ता बना दिया मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये ता यहाँ आ गया, और एजिटिंग तिरकिट धिन धिन यहाँ आ गया, ता तिरकिट धिन दिन। और जो ये धा धा तिन तिन है, इस तीन तीन को धिन दिन बना दिया। तो एज इट इज जैसा ही है, धा तिरकिट धिन दिन, धा धा तिन तिन। यहाँ पर ता हो जाएगा धा की जगह, तो ता तिरकिट धिन दिन, यहाँ पे तिन तिन यहाँ धिन हो जाएगा, धा धा धिन दिन। ये लो जी, दुगुन मैं आपको बता ही चुका हूँ, धा तिरकिट धिन दिन, धा धा तिन तिन, ता तिरकिट धिन दिन, धा धा धिन दिन। ये दुगुन हो गए। तिगुन अगर बनानी हो तो ये आदि पूरी लिखनी है आपने, और तिगुन बनानी तो धा तिरकिट धिन धिन धा धा। तिगुन और चौगुन आप मेरे को बना करके दिखाएंगे, ठीक है, आप मेरे को बना करके लिख करके दिखाएंगे कि पहली मात्रा पर कौन कौन शब्द आएंगे। मैं चेक करूंगा, ऑनलाइन ही चेक कर लूंगा, आप जो कमेंट करेंगे उसमें मैं बता दूंगा। तो धा तिरकिट धिन, धिन धा धा, तिन तिन ता, तिरकिट धिन दिन, धा धा धिन, धिन बच गया। तो धिन के साथ ये दोनों, फिर ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, 2 और 1, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, और ये तीनों भैया कंप्लीट हो गए। 4 में तो 1 2 3 4 4 मात्रा में आ जाएगा, 1 2 3 4 8 मात्रा में, 1 2 3 4 12 मात्रा में, 1 2 3 4 16 मात्रा तक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये आपका तिलवाड़ा हो गया। तिलवाड़ा के बाद हम जो बात करने वाले हैं तानसेन का मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको देख लो। परिचय, इसमें 16 मात्राएं होती हैं, इसके 4 विभाग होते हैं। इसकी पहली मात्रा पर सम, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली, और 9वीं मात्रा पर खाली। लिखने में आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, पहली 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। तिलवाड़ा को 3 ताल का रूप भी कहा जाता है। इन दोनों में मात्रा ताली खाली विभाग एक जैसे होते हैं, परंतु दोनों तालों के बोलों में प्रयोग के अंतर होने के कारण ये दोनों तालें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। बस शब्दों का फर्क है, बाकी सब। तिलवाड़ा ताल का प्रयोग अधिकतर शास्त्रीय संगीत की गायन शैली में किया जाता है। 3 ताल का भी प्रयोग ऐसे किया जाता है। बड़े ख्याल से के साथ विलंबित लय में किया जाता है। कभी कभी छोटे ख्यालों के साथ भी इस ताल का प्रयोग किया जाता है। छोटे ख्याल के साथ ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है वो होती है हमारी 3 ताल। इस ताल के एक गुण व दुगुन इस प्रकार से, जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक फिर से स्वागत मैं करता हूँ, थैंक यू करता हूँ दिल से। नमस्कार है, प्रणाम है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करना, अपने दोस्तों को पहुँचाना, ताकि सभी स्टूडेंट बड़े अच्छे तरीके से पास हो जाएं और मुझे आशीर्वाद मिले। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।